सेकंड क्लास में भूख लग गई, इन्हीं का मना लेते बर्थडे, आ जाओ। जब आपको भूख लगी तब बर्थडे मना लो। है जल्दी से आ जाओ, शुरू करते हैं। चलिए शुरू करें बच्चों। जीरो ऑर्डर शुरू हो गया था क्या? बस शुरू होने वाला था, है ना? ठीक है। ईएलपी नंबर 3, कोई करेक्शन तो नहीं है? 3 नहीं बोला था, 6। ईएलपी नंबर 6 बजाए। डाउट हो तो हाथ खड़े कर दीजिएगा। आ जाओ जल्दी से, पढ़ाई करते हैं बच्चों, आ जाओ जल्दी से, शुरू करें ना। एक सेकंड। चलिए ईएलपी नंबर 6, 1 2 3 4 5, हाथ खड़े करना है। 6 7 7। किसी बच्चे ने सवाल पूछा 7, एक बार में थ्योरी के सवाल है, ध्यान सुनना एक बार में। एनी जीरो ऑर्डर रिएक्शन मस्ट हैव आरडीएस स्टेप। यानी वो ये कहना चाहता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर है तो आरडीएस स्टेप होगा ही होगा। यानी वो ये कहना चाहता है, लेट मी स्पीक प्लीज, वो ये कहना चाहता है कि अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उसमें आरडीएस है, मतलब उसकी मैकेनिज्म है। आरडीएस तो मैकेनिज्म में ही होगा ना, उसकी अगर मैकेनिज्म है मतलब वो कॉम्प्लेक्स है। अगर कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर है तो वो एलिमेंट्री नहीं है, और एलिमेंट्री नहीं है तो वो कॉम्प्लेक्स है, और अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो उसकी मैकेनिज्म है, और मैकेनिज्म है तो आरडीएस होगा ही होगा। समझे कि नहीं समझे? अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो कोई ना कोई उसका आरडीएस होगा ही होगा। इसीलिए मुझे लगता है स्टेटमेंट कैसा होगा? ट्रू। चलेगा बच्चों? 8 9 10, 10 हाथ खड़े कर देना बस। 10। किसी बच्चे ने मुझसे 10 पूछा है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सम रिएक्शन कैन बी नेगेटिव। बिल्कुल सही है, बट ओवरऑल ऑर्डर कैन नॉट बी नेगेटिव। किसी के रिस्पेक्ट में नेगेटिव हो सकता है लेकिन ओवरऑल ऑर्डर नेगेटिव होने वाला, क्योंकि अगर ओवरऑल ऑर्डर नेगेटिव हुआ तो उसका मतलब हुआ कि वो शुरू से ही घट रहा, और जो शुरू से ही घट रहा वो बढ़ कैसे रहा है? नहीं समझे? कोई जन्म लेने के पहले से घट रहा तो जन्म कैसे हो रहा है? वही वाली बात है। 10 11 12 10। बचपन में आप लोग 10 को 8 बोलते थे क्या? 11 11। एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा 11, रेट लॉ कैन बी रिटन फॉर ईच स्टेप ऑफ मैकेनिज्म। सुनिएगा, मैकेनिज्म का हर स्टेप अपने आप में एलिमेंट्री रिएक्शन, प्लीज लिसन 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 लिसन, बी अ गुड लिसनर। किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मैकेनिज्म का हर स्टेप अपने आप में एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, और अगर वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, हर रिएक्शन का अपना रेट लॉ होगा, लेकिन हर रिएक्शन का अपना रेट लॉ ओवरऑल रिएक्शन का रेट लॉ नहीं होगा। मैं रिपीट करता हूं, अगर एक रिएक्शन है ए से बना डी, तो उसकी मैकेनिज्म है ए से बना बी, बी से बना सी, सी से बना डी। एलिमेंट्री एलिमेंट्री एलिमेंट्री, इसका अपना रेट लॉ होगा, इसका अपना रेट लॉ होगा, इसका अपना रेट लॉ होगा, लेकिन हर किसी का रेट लॉ इसका रेट लॉ नहीं होगा। Done. इसका रेट लॉ स्लो स्टेप, स्लोवेस्ट स्टेप से लिखा जाएगा, और वही आरडीएस स्टेप क्या है लाएगा। क्लियर है अभी? 11 12 13 14 13। एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा 13, इसमें पता बहुत बढ़िया समय का बाउंडेशन होता है, वरना यहाँ डिस्कशन बहुत अच्छा होता है थ्योरी के वाले पॉइंट्स पे, और आप सोच सकते हो और भी पॉइंट्स सर ऐसा क्यों, ऐसा तो अच्छा लगता है डिस्कशन करने में। 13 सवाल, समटाइम्स फास्टेस्ट स्टेप कैन बी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये तो वही वाला सवाल है बेटा, एक बार एक्सेप्शन बताया था ना, एक्सेप्शन याद आ गया? हमेशा स्लोवेस्ट स्टेप ही आरडीएस होगा, फास्टेस्ट कभी भी आरडीएस नहीं होगा। 14 15 16 17 16 17। एक बच्चा मुझसे कह रहा है 17,
molecularity is the total number of reactants in any reaction. Elementary reaction. समझे? बहुत अच्छे. 18, 19, हाथ खड़े करना बेटा. 20, 21, 22, 22. एक बच्चा मुझसे सवाल पूछा, सवाल नंबर 22. मॉलिक्युलरिटी 1 मींस मॉलिक्यूल डिकम्पोज. हाँ सही तो है. एक मॉलिक्युलरिटी का मतलब उसका विघटन हो रहा है, टूट रहा है ना. मॉलिक्युलरिटी 1 मतलब डिकम्पोजिशन हो रहा है. ठीक. 22, 23, 23. रिएक्शन विद मॉलिक्युलरिटी 3 आर वेरी रेयर एंड स्लो टू प्रोसीड. सुनिएगा, अभी आपने कोलिजन थ्योरी नहीं पढ़ा, पढ़ोगे कि सवाल पूछोगे नहीं, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी आया ही कोलिजन थ्योरी से एक्चुअली. अब सर यहाँ क्यों पढ़ाते, फिर उसके बाद पढ़ाओ. यहाँ इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि मैकेनिज्म के साथ इसे एक्सप्लेन करना होता है, तो यहाँ बता देते हैं. लेकिन इसका जो रियल सेंस है मॉलिक्युलरिटी का, वो कोलिजन थ्योरी पढ़ने के बाद ज्यादा समझ में आएगा. और कोलिजन थ्योरी कहती है कि एक साथ 3 मॉलिक्यूल्स का इफेक्टिव कोलिजन प्रॉपर डायरेक्शन में हो, ऐसा बहुत मुश्किल होता है. और इसके पीछे मैं पढ़ाऊंगा तो अरहेनियस का पूरा कंसेप्ट डिराइव करूंगा, एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर बताऊंगा किस प्रकार से संभावनाएं कम हो जाती हैं जब एक से ज्यादा मॉलिक्यूल वहां पे दो से ज्यादा टकराते हैं. तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है. और अगर किसी चीज की संभावना बहुत कम है, तो अगर आप मैथ को थोड़ा बहुत समझते हो, मैंने कहा आज बारिश होने की संभावना 99% है, इसका मतलब ही नहीं बारिश होगी ही होगी, संभावना ज्यादा है. और अगर मैं कह दूं आज बारिश होने की संभावना 1% है, तो इसका मतलब ये नहीं बारिश नहीं होगी. तो जब संभावनाएं बहुत कम या ज्यादा होती हैं, उस इवेंट के हम ऐसा भी कह सकते हैं होने के चांसेस कितने हैं. तो जब एक से ज्यादा मॉलिक्यूल 3 या 4 होते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है. इसलिए उसमें एक वर्ड बोला है वेरी स्लो टू प्रोसीड. और ये लाइन मैंने एनसीईआरटी से उठाया है, तो उसके हिसाब से समझना पड़ेगा. फिलहाल 24, 25 कोलिजन थ्योरी और अच्छे समझेंगे. 25, 25 कितने बच्चों डाउट है? 25 शायद मैंने आपसे डिस्कस किया था, फिर से डिस्कस कर लेता हूं. मैंने कॉपी में लिखवाया भी था, एलपी नंबर 6 नंबर 25 लिखवाया था. ये डिक्टो स्टेटमेंट जो मैंने उठाया, ये एनसीईआरटी से उठाया है सेम. मतलब अगर हम ऐसा कहें कि काइनेटिक्स को अगर एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड कवर करे, तो ये सारे पॉइंट्स आपको उसको समझने में मदद करेंगे. 25 पॉइंट क्या कह रहा है, आओ एक बार समझ लेते हैं. आखिरी बार, प्यारे बच्चों, आपको याद हो कल मैं एक सवाल करा रहा था, प्लीज सुनिएगा बच्चों, सीखने की कोशिश करिएगा. 2H2O2 से बना 2H2O प्लस O2, बोलो हाँ या ना. इस रिएक्शन की मैंने मॉलिक्युलरिटी पूछी थी, और मैंने कहा अगर ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, कैसा है, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी होगी बकवास. बात हो गई थी. लेकिन अगर अगर यहीं पे इसकी मैकेनिज्म दे दे, क्या दे दे, और मैकेनिज्म दे दे, और मैकेनिज्म कुछ मैंने ऐसे दिया था, H2O2 से बना है H2O प्लस O, और फिर दोबारा यही O अटैक करता है यहाँ पे, और यहाँ पे रिएक्शन होके बन जाता है H2O प्लस O2. 2 रिएक्शन है, और मैंने आपको ऐसा बताया था कि जो पहला वाला स्टेप है वो स्लो है, राइट. और आपसे पूछा है इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी, सीधे बोल दे कॉम्प्लेक्स, मॉलिक्युलरिटी बकवास. कॉम्प्लेक्स ना बोले, मैकेनिज्म देके पूछे तो भी बकवास. अगर सवाल मजबूर कर दे और किसी ऑप्शन मीनिंगलेस ना हो, तो आप उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी को आरडीएस स्टेप की मॉलिक्युलरिटी के बराबर मान लेना, बशर्ते उसमें कोई इंटरमीडिएट रिएक्टेंट साइड में नहीं होना चाहिए. ऐसा क्यों पढ़ना? व्हेनेवर ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, अगर मैं आपसे इस रिएक्शन का ऑर्डर पूछूंगा तो क्या बताओगे? इस रिएक्शन का ऑर्डर बताने के लिए आप लिखोगे रेट का, बोलो हाँ या ना, और R बराबर K इंटू H2O2 की पावर 1, ऐसे ही तो लिखोगे. स्टेटमेंट समझा रहा हूं. व्हेनेवर ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इस रिएक्शन का ऑर्डर बताओ, इसे मानू कि ना मानू, ये इंटरमीडिएट है कि नहीं है, इसे हटाने की आवश्यकता, क्या इसका ऑर्डर 1 होगा? Whenever order of the complex reaction is equal to the order of the RDS system. RDS system का ऑर्डर बोलो ना, रिएक्शन का ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर. अगर यहां इंटरमीडिएट होता तो ऐसा नहीं होता. अगर यहां इंटरमीडिएट होता तो ऐसा, तो एनसीईआरटी ने इसी को ऐसे बोला, व्हेन एवर ऑर्डर ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द आरडीएस स्टेप, देन दैट कैन बी कंसीडर्ड एज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन. चाहे इतना याद करो चाहे ऐसे. सर ने कहा जो सबसे स्लो स्टेप है उसकी मॉलिक्युलरिटी को ही मेन रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी मान लिया जाएगा, बशर्ते रिएक्टेंट साइड में इंटरमीडिएट नहीं होना. उसको मैंने सरल लैंग्वेज में ऐसे बोला, जो न्यूमेरिकल आपसे करवाएगा. नहीं समझे? नहीं समझे? वही तो बात हुआ ना, जब इंटरमीडिएट नहीं होगा तभी तो इसका जो ऑर्डर होगा वही इसके ऑर्डर के बराबर होगा यार. इंटरमीडिएट होता तो आप कैसे लिखते, R बराबर K इंटू H2O2 इंटू O लिखते, नहीं लिखते, हटाना पड़ता, पावर कुछ और आता.
तो अब इसका ऑर्डर अलग होता, उसका अलग होता। हेलो, चलेगा? खैर याद रखना पॉइंट्स है, बस एक बार मैंने प्रैक्टिस करा दी। फाइव में आ रहा हूँ, 26 तो डाउट नहीं है ना? एक बच्चे ने मुझसे पूछा 5, ऑनलाइन वालों आ रहा हूँ भी आपके डाउट। मैंने एक बार सुन लो जो ये लोग पूछ रहे हैं, अगर वो आपके कॉमन डाउट हो तो कैंसिल हो जाए, और जो बच्चे की पूछ लेना। नंबर 5, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन मस्ट बी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। आ जाओ, मान लो मेरे पास एक, सुनिएगा, a प्लस हाफ बी से बना सी, मान लो। अब सुनना, अगर ये एलिमेंट्री होता, क्या बोला मैंने? आप लोग अगर को तो बकवास मानते हो ना। अगर ये एलिमेंट्री होता, अगर बोला मैंने, इफ बोला है ना? अगर सुनते ही नहीं हो, वो कंडीशनल है। अगर ये एलिमेंट्री, तो इसका रेट r बराबर k इंटू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर हाफ, ऐसा ही होता। और अगर ऐसा होता, अगर ऐसा, तो इसका ऑर्डर होता 1 प्लस हाफ, इसका मॉलिक्युलरिटी होता 1 प्लस हाफ, यानी 3/। डन। अगर ये एलिमेंट्री होता, तो इसका ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी के बराबर होता, और दोनों फ्रैक्शनल होता। डन। लेकिन हमारा कंसेप्ट कहता है कि मॉलिक्युलरिटी कभी फ्रैक्शनल होने वाला, और अगर मॉलिक्युलरिटी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, तो वो ऑर्डर के बराबर नहीं हो सकता, और ऑर्डर के बराबर नहीं हो सकता, यानी कि रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं हो सकता। डन। अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा, इसका मतलब हमने जो माना वो भी नहीं होगा। समझ पाए? समझ पाए? बस बस। अगला सवाल, एनीथिंग एल्स? चलिए, ये क्या था? एलपी नंबर 6। नंबर 3 नहीं बोला था? अच्छा, ठीक है। हाँ, नहीं अभी थोड़ा पढ़ाई करेंगे आज। अभी मैं आज जीरो ऑर्डर स्टार्ट करूंगा, न्यूमेरिकल आपको कल एक साथ दूंगा, तो आज होमवर्क नहीं मिलेगा, तो कल ही डिस्कशन कर लेंगे आज वाला भी। ऑनलाइन वाला कोई सवाल बस तो नहीं गया? बेटा एलपी नंबर 2 तो कल डिस्कस हो गया था। अरे चलिए, बस। हाँ, चलिए, आओ प्यारे बच्चों, आपका ध्यान से थोड़ा ध्यान समझना। मैं स्टार्ट करूंगा बिल्कुल बेसिक थ्योरी से, धीरे धीरे हम उसके डेप्थ में चलते चलेंगे, ठीक? प्यारे बच्चों, जैसा मैंने कहा, अब हम उस सवाल की खोज में, आप सब भूल के सुनिएगा, वरना वो जो सिखाना चाहता हूँ सीख नहीं पाओगे। हो सकता है फॉर्मूले आपको याद हो, लेकिन जो कुछ बेसिक बातें, तरीका बताऊंगा, उन पर ध्यान खींचना चाहूंगा, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है? प्यारे बच्चों, हम सब अब ऑर्डर पढ़ना शुरू कर रहे हैं। कल मैंने आपको कुछ बेसिक बेसिक बातें बता दी थी, जहां मैंने बताया हमारा सिलेबस क्या है, पीएक्स को पढ़ना कैसे है, एंड सो ऑन, और कुछ नंबर याद कराए थे। अब उन सबका एप्लीकेशन आने वाला है, एक एक करके ऑर्डर पढ़ेंगे। सबसे पहले कोई भी ऑर्डर पढ़ेंगे, उसका मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन, राइट? आओ सबसे पहले शुरू करते हैं जीरो ऑर्डर। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग जीरो ऑर्डर। अच्छा जीरो, सुनिएगा बस प्लीज, जीरो ऑर्डर बोलना कितना आसान लगता है। जीरो ऑर्डर सबसे सिंपल, जीरो है ही नहीं ऑर्डर, है ना? अगर कोई आपसे कहे एक रिएक्शन है, अच्छा सबसे पहले क्या बताऊंगा, इंट्रो। अगर कोई आपसे कहे एक रिएक्शन है जिसका ऑर्डर जीरो है, अगर कोई आपसे कहे एक रिएक्शन है जिसका ऑर्डर जीरो है, तो एक बात तो बच्चे को समझनी पड़ेगी कि उसका जो रेट लॉ है वो है आर बराबर के इंटू ए की पावर जीरो। एक बच्चा मुझसे कहता है सर इसका ऑर्डर जीरो है, मैंने कहा हाँ। उसने कहा सर क्यों है? मैंने कहा बेटा मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा ऑर्डर जीरो क्यों है, मैं ये पढ़ाऊंगा जब ऑर्डर जीरो है तो क्या क्या है। ये हम ऐसे पढ़ रहे हैं, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल है, ऑर्डर यानी वो है तो वो है, ये नहीं बता रहा हूँ जीरो क्यों है, मैं ये बता रहा हूँ जीरो है तो क्या क्या है। ये हमारा सिलेबस है, चलेगा? एक बार मानो ना मानो, आप तो मानोगे, दुनिया में अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर जीरो है, यानी उसकी जो रफ्तार है रिएक्शन की, ए आर ओ डी है कि आर ओ ए है कि आर ओ आर है, आर ओ आर, उस रिएक्शन की जो रफ्तार है वो कंसंट्रेशन के बदलने से बदलने वाली, यानी रत्ती भर ले लो रिएक्टेंट तो भी उसी रफ्तार से चलेगी, ढेर साला ले लो रिएक्टेंट तो भी रिएक्शन उसी रफ्तार से चलेगी, भर भर के ले लो रिएक्टेंट तो भी रिएक्शन उसी रफ्तार से चलेगी। मैं जब आपको आगे चल के कंपैरिजन कराऊंगा जीरो और फर्स्ट ऑर्डर का, तो मैं हमेशा जीरो ऑर्डर को एक सरकारी गाड़ी मानता हूँ। क्या मानता हूँ? क्यों? एक सवारी बैठे तो भी वैसे चलता है, गाड़ी खचाखच भरी हो तो भी वैसे चलता है, सवारी से रफ्तार कभी बदलने वाली नहीं। ये है हमारी सरकारी, और फर्स्ट है हमारी फरारी, चलेगा? इसको इसको हम लोग बोलेंगे सरकारी गाड़ी, लिख लेना। फर्स्ट पॉइंट लिख के चलना, फर्स्ट पॉइंट लिखो लिखो। फर्स्ट पॉइंट, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन।
rate is independent of concentration. दुनिया में कुछ ऐसी रिएक्शन भी होती हैं जिनकी रफ्तार कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं होती है। एक बच्चा मुझसे कहता है सर वो कहां क्यों कैसे होती है। मैंने कहा यूं तो, क्या बोला मैंने, यूं तो कोई भी रिएक्शन जीरो ऑर्डर नहीं होती है, यूं तो कोई भी रिएक्शन जीरो ऑर्डर, मतलब आपके आसपास न जाने कितनी रिएक्शन हो रही है, लेकिन आपसे कहा जाए बेटा बताओ उसका ऑर्डर क्या होगा, कुछ भी ऑर्डर कहना लेकिन जीरो सोच समझ के कहना, क्योंकि यूं ही कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर नहीं। मैंने नहीं बोला कि कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर नहीं होती, मैंने क्या बोला, यूं ही कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर नहीं होती। वो जब भी होती है बड़ी मुश्किलों से बड़े इंतजाम से होती है। भाई साहब लिखते चलना, समय नहीं है, लिखे। वेरी कॉमन, नेक्स्ट पॉइंट वेरी अनकॉमन, बोर्ड पे लिखा है यूं ही कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर नहीं होती का इंग्लिश ट्रांसलेशन वेरी अनकॉमन। अकर्स अंडर स्पेशल कंडीशन, occurs under special condition and some special situation and some special situation। दुनिया में कुछ ऐसी रिएक्शन भी होती हैं जिनकी रफ्तार कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं होती है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं यूं ही कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर नहीं होती है। वो जब भी होती है बड़ी मुश्किलों से बड़े इंतजाम से होती है। एक बच्चा मुझसे कहता है सर, क्या कहता है, ये बड़ी मुश्किलों से बड़े इंतजाम से क्या मतलब है, अगर वो यूं ही नहीं होती तो बड़ी मुश्किलों से बड़े इंतजाम से होती है का मतलब क्या है। आओ समझाता हूं। हाँ ये सच है, यूं ही कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर नहीं होती, वो जब भी होती है बड़ी मुश्किलों से बड़े इंतजाम से होती है। हमने हमारे आसपास जितनी भी रिएक्शन हो रही थी जब उनको देखा तो ये पाया, हमारे आसपास जितनी भी रिएक्शन जब उनको देखा तो ये, वैसे तो ये बड़ी मुश्किलों से होती है, लेकिन एनसीईआरटी कहता है मेटल के सरफेस पे होने वाली कुछ, मेटल के सरफेस पे होने वाली कुछ, मतलब समझ गए। मैंने हर रिएक्शन की ओर आपका इशारा नहीं किया, मेटल के सरफेस पे होने वाली और कुछ ऐसी रिएक्शन जो एंजाइम के द्वारा कैटलाइज थी, और कुछ ऐसी रिएक्शन जो एंजाइम के द्वारा, इन रिएक्शंस का ऑर्डर जब निकाला गया तो पाया गया उसका ऑर्डर कितना था, जीरो। यूं तो कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर नहीं होती, वो जब भी होती बड़ी मुश्किलों से बड़े इंतजाम से होती। फिर भी ऐसा पाया गया कि कुछ मेटल के सरफेस पे और कुछ, कुछ बोल के मैं आपको स्टेटमेंट हटाना चाहता हूं, ऑलवेज बोले तो संभल के, और कुछ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन का ऑर्डर कैसा पाया गया, जीरो ऑर्डर। लिखना जरा, नेक्स्ट पॉइंट लिखते चलना। सम रिएक्शंस occurring on the metal surfaces, some reactions occurring on the metal surfaces and some enzyme catalyzed reaction and some enzyme catalyzed reactions are few example of are few example of are few example of zero order reaction। यूं तो कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर नहीं होती, वो जब भी होती बड़ी मुश्किलों से बड़े इंतजाम से होती, मगर फिर भी कुछ उदाहरण पूछा जाए तो मेटल के सरफेस पे और एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन जो है वो किसका उदाहरण है, जीरो का। आओ इसे समझाता हूं। हम सबके सामने एक रिएक्शन लिखा है 2HI से बना H2+I2। ये जो रिएक्शन है इसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, राइट। क्या बोलेंगे, मैंने कहा इस रिएक्शन का ऑर्डर तुक्का मारो, सब भी तुक्का मारना लेकिन जीरो न मारना, क्योंकि यूं ही कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर नहीं होती, वो जब भी होती बड़ी मुश्किलों से बड़े इंतजाम से। आगे चल के ये भी बताऊंगा कब फर्स्ट कहना कब क्या कहना, लेकिन अभी एक बात तो क्लियर है, जो भी कहना मगर जीरो ना कहना। अरे हाँ या ना। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को मैंने कुछ ऐसे कराया ऑन द सरफेस ऑफ गोल्ड, ऑन द सरफेस ऑफ, अरे बाप रे गोल्ड के सरफेस पे करा रहे, इतना इंतजाम, इतना इंतजाम। अगर किसी रिएक्शन को इतने इंतजाम से कराया जाए तो अब आपसे ऑर्डर पूछा कहता हाँ हो सकता है इसका ऑर्डर जीरो, क्योंकि यूं ही कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर, वो जब भी होती है बड़ी मुश्किलों से बड़े इंतजाम से होती है। एनसीईआरटी हमारा ध्यान दो रिएक्शन की ओर खींचता है, एक ये रिएक्शन, एक दूसरी रिएक्शन जो आप सबके समक्ष लिखी है। प्यारे बच्चों आप सबका ध्यान, मुझे बोर्ड पीछे भी कॉपी मत लिखना प्लीज, 2016 में भी सवाल आया, आपका ध्यान चाहिए। हमारे सामने अगली रिएक्शन लिखी है अमोनिया,
और अमोनिया का डिकम्पोजिशन हो रहा है और बन रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में रिएक्शन बैलेंस कर दिया, चलेगा। मैंने आपसे पूछा इस रिएक्शन का ऑर्डर बताओ, तो आप कुछ भी कहना लेकिन जीरो तो। लेकिन एनसीईआरटी कहता है कि अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर कर दूं 1130 केल्विन, कितना कर दूं, और यहाँ पे सरफेस ले लिया जाए प्लेटिनम का, किसका ले लिया जाए, अगर सरफेस प्लेटिनम का ले लिया जाए और टेम्परेचर 1130 केल्विन कर दिया जाए, ऐसा नहीं लग रहा है इस रिएक्शन को एक स्पेशल कंडीशन पे कराया जा रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है इसको कुछ इंतजाम कर कराया जा रहा है। एनसीईआरटी कहता है हाँ ये सच है, यूं ही अमोनिया का डिकम्पोजिशन शायद जीरो ऑर्डर नहीं होता, लेकिन अगर आप इस कंडीशन पे कराते हो तो उसका ऑर्डर कैसा होगा, जीरो। क्यों होगा, कैसे होगा, समझाता हूँ। एक चीज दिमाग में सेट कर लो, ये जो प्लेटिनम है ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, अभी आप सबने सरफेस पढ़ा है। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो बहुत अच्छे एडजॉर्बेंट होते हैं, बोलो हाँ या ना। ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ये अच्छा एडजॉर्बेंट है, बोलो ना यार। सबसे पहले क्या होता है, अमोनिया इस प्लेटिनम पे आता है, उसके सरफेस पे आके चिपक जाता है, उसे कहते हैं एड्सॉर्प्शन। क्या कहेंगे, यानी इस रिएक्शन के होने का तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले होगा एड्सॉर्प्शन, क्या होगा, और फिर होगा मेरे प्यारे बच्चों डीकंपोजिशन। क्या होगा, आप पहले इस रिएक्शन के होने का तरीका समझो, पहले चिपकेगा बाद में टूटेगा, जितना चिपकेगा उतना टूटेगा। डन। पहले इस रिएक्शन के होने का तरीका सेट करो। अमोनिया का क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन, लेकिन सीधे डिकम्पोजिशन होता, पहले होगा फिर होगा, पहले चिपकेगा फिर, जितना चिपकेगा उतना। अगर कंसंट्रेशन के बढ़ाने से रफ्तार बढ़ जाए तो ऑर्डर 1, अगर कंसंट्रेशन बदलता जाए रफ्तार ना बदले तो ऑर्डर 0। इतना सबको समझ में आता है। थोड़ा सा आपका ध्यान खींचता हूँ सरफेस की ओर, आ जाओ जरा प्यारे बच्चों। ये मान लो मेरा प्लेटिनम का सरफेस है, मान लो यहाँ पे गैसेस के मॉलिक्यूल मंडरा रहे थे, मान लिया किसके मॉलिक्यूल मंडरा रहे थे, अरे ब्राउनियन मोशन है ना, ये गैसेस के मॉलिक्यूल मंडरा रहे हैं, ये सरफेस पे आएंगे, आके टकराएंगे, चिपक जाएंगे, सरफेस की तरफ आना, आके चिपक जाना, यही तो एड्सॉर्प्शन कहलाता है। क्या प्यारे बच्चों यहाँ पे एड्सॉर्प्शन होएगा, बोलो ना। अब थोड़ा समझना ध्यान से, राइट। इमेजिन करते हैं ये जो हमारा यहाँ पे केस बता रहा हूँ, ये हमारा प्लेटिनम है, क्या है ये, और यहाँ पे अमोनिया गैस मान लो। तो क्या अमोनिया गैस आप यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, अच्छा एब्जॉर्ब होना मतलब चिपकना, चिपकेंगे तो टूटेंगे, चिपकेंगे तो। अब एक सवाल पूछता हूँ, आपने क्या किया, ऊपर जो अमोनिया गैस था उसका प्रेशर बढ़ाया, बढ़ाओ, क्या बढ़ाया, कैसे बढ़ाओगे, दो तरीके, या तो वॉल्यूम घटा दो, या तो कुछ कह रहे फूंक मार के, नहीं बेटा ऐसा नहीं बढ़ाना, या तो वॉल्यूम घटा दो, हाँ या ना, या तो ज्यादा अमोनिया भर दो। अमोनिया ज्यादा होगी तो भी तो प्रेशर ज्यादा होगा, सोच के बोलना है, अंदर से तो ही बोलना, अमोनिया भरो, ज्यादा भरो। अच्छा अमोनिया भरना मतलब अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ाना, अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ा तो अंदर का प्रेशर, प्रेशर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, ज्यादा टकराएंगे, ज्यादा चिपकेंगे। आप कहना चाहते हो प्रेशर के बढ़ाने से एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, कहते हो कि नहीं कहते हो, जैसा आप कहते हो वैसे एक साइंटिस्ट, उनका नाम था फ्रेडलिक, क्या नाम था, उन्होंने भी ऐसे ही कहा। उन्होंने क्या कहा, बस थोड़ा सा अलग कहा, हाँ उन्होंने कहा ये सच है, हाँ उन्होंने कहा ये प्रेशर के बढ़ाने से, प्रेशर के एड्सॉर्प्शन बढ़, मगर ये प्रक्रिया अनंत काल तक नहीं चलती है, धीरे धीरे सब कुछ थमसा जाता है। यानी प्रेशर के बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन बढ़ता है, जब सारा का सारा एड्सॉर्प्शन हो जाएगा सब कुछ थमसा जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा है, आ जाओ अपने कंसेप्ट में, ये हमें पहले से पता होना चाहिए था, नहीं पता तो पता चल गया। अब आता हूं अपने टॉपिक में, आ जाऊं। चलो इमेजिन करते प्यारे बच्चों, ये है हमारा प्लेटिनम, कौन है, मान लो यहाँ पे अमोनिया के मॉलिक्यूल मान लो, अभी प्रेशर है लो, मान लो कैसा प्रेशर है, मतलब अमोनिया के मॉलिक्यूल कम है, बोलो ना यार, चिपक रहे हैं, एड्सॉर्ब हो रहे हैं, होंगे एड्सॉर्ब तो उनका होगा, पहले होगा एड्सॉर्प्शन फिर होगा, दिस हाउ अमोनिया डिकम्पोज, कुछ ऐसे ही डिकम्पोजिशन होता है, चलेगा। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे, बढ़ाओ, अमोनिया ज्यादा चिपकता, अभी आपने कहा प्रेशर के बढ़ाने से एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, जब बढ़ाओगे प्रेशर, जब बढ़ाओगे तो अमोनिया चिपकेगा, चिपकेगा ज्यादा तो टूटेगा, ऐसा नहीं लग रहा है, प्रेशर बढ़ाना यानी कंसंट्रेशन बढ़ाना, और कंसंट्रेशन बढ़ाना यानी एब्जॉर्प्शन बढ़ा, यानी डिकम्पोजिशन बढ़ा, बोलो ना।
ऐसा नहीं लग रहा धीरे धीरे प्रेशर बढ़ा रहे हो, बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। प्रेशर के बढ़ाने से डिकम्पोजिशन की रफ्तार बढ़ती जाएगी। कितने बच्चे समझ पाए रहे जो है जल्दी से? प्रेशर बढ़ाओगे तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो डिकम्पोजिशन बढ़े। बोलो ना। रिएक्शन का नाम क्या था? डिकम्पोजिशन। क्या नाम था? डिकम्पोजिशन की रफ्तार ज्यादा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। तो जब एब्जॉर्प्शन होगा ज्यादा तभी ना डिकम्पोजिशन ज्यादा। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाया, जैसे जैसे प्रेशर, धीरे धीरे अमोनिया चिपकते 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 सारा चिपक जाएगा। क्या वही हाई प्रेशर कहलाएगा? और चिपक नहीं तो क्या अब एब्जॉर्प्शन की रेट कांस्टेंट हो जाएगी? क्या डिकम्पोजिशन भी कांस्टेंट होगा? यानी जब हाई प्रेशर होगा तो कितना भी अमोनिया भर दो, अब डिकम्पोजिशन की रफ्तार बदलने वाली नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो मगर रफ्तार बदलने वाली। तो बताओ हाई प्रेशर में कौन सा ऑर्डर हुआ, लेकिन लो प्रेशर में जब प्रेशर बढ़ा रहे हैं, अरे सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, सुन रहे हो क्या? यूं तो कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर नहीं होती, यूं तो कोई रिएक्शन, वो जब भी होती बड़ी मुश्किलों से बड़े। फिर भी किसी ने मुझसे पूछा वो कब क्यों कहां होती है, मैंने कहा मेटल के सरफेस पे होने वाली। और कुछ एंजाइम कैटाइल रिएक्शन, कुछ उदाहरण है जीरो का, बोलो हाँ या ना। लेकिन याद रखना परिस्थितियों के बदलने से ऑर्डर बदल भी जाता है। वही रिएक्शन जो मेटल के सरफेस पे कभी जीरो है, कभी फर्स्ट भी हो सकता है, कभी फर्स्ट है तो कभी जीरो भी हो सकता है। रट के मत जाना हमेशा जीरो होगा, ऑर्डर परिस्थितियों के बदलने से बदल भी जाता है। नहीं समझे? याद रखिएगा जब कभी ऐसा कोई रिएक्शन आए तो लो प्रेशर पे कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट। और हाई प्रेशर पे जीरो। ऐसा क्यों हुआ? फील आया क्या? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। एग्जांपल एग्जांपल। अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकता है, लेकिन हम केवल उतना ही कह रहे हैं जितना एनसीईआरटी में लिखा है। आज से कई साल पहले हम लोग एंजाइम भी बताते थे, कंसंट्रेशन ज्यादा कंसंट्रेशन कम, अब नहीं पढ़ाते। नहीं, काय को पढ़ाए? है ही नहीं। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, आपका नीड बदलता जा रहा है। हाँ? बस 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 लिख लिख लीजिएगा। तो मुझे बताना ये था, हाँ ये सच है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन बड़ी मुश्किलों से होती है, लेकिन जब भी जीरो ऑर्डर होती है वो कंडीशन के बदलने से बदल भी जाता है। हमेशा किसी रिएक्शन का ऑर्डर जीरो को जरूरी। जब कॉलिजन थ्योरी पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा दुनिया में परफेक्टली जीरो ऑर्डर तो सच में होता ही नहीं। अगर किसी का ऑर्डर जीरो है तो सच में ऐसा होता है 0.00001। परफेक्टली 100% जीरो इम्पॉसिबल सा फिगर है। क्यों ऐसा है बताऊंगा कॉलिजन थ्योरी। अभी फिलहाल हम कह रहे हैं कि अगर कोई ऑर्डर जीरो है तो बड़ी मुश्किलों से होगा, बड़े इंतजाम से होगा। यूं ही कोई रिएक्शन आपके सामने लिखी हो और आपसे पूछे ऑर्डर, तो सब कहना, मगर जीरो कहने के पहले सोच के कहना। अच्छा खिलखिला के हंसो ना, ऐसे कैसे चले? हाँ। ऐसे जैसे बचपन में मैथ क्लास में हंसते थे पीछे बैठ के हैं। अब तो हंसो, अब कोई टेंशन थोड़ी, अब तो कैरियर का सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो पांचवी का सवाल था। लिख लिया होगा सबने। चलिए, अच्छा इंट्रोडक्शन हो गया। अब कहां चले? अगला स्टेप डीआरएल। इंट्रोडक्शन में आप समझ गए जीरो ऑर्डर आपके आसपास मिल जाए ये बड़ी मुश्किलों से होगा। इंट्रोडक्शन में आपको पहचानना था, समझना था, अरे यार जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो बड़ी मुश्किलों से होता है। इज दिस क्लियर? लिखिएगा कॉपी में नेक्स्ट पॉइंट डीआरएल। ए डीआरएल का फुल फॉर्म डिफरेंशियल रेट लॉ। आ जाओ जरा सब लोग बोर्ड पे आओ। आगे क्या? मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिखा ए से बनना बी। क्या लिखा? अच्छा इसका ऑर्डर क्या है? जीरो। क्यों है इसका ऑर्डर जीरो? क्योंकि वो है। अगर इसका ऑर्डर जीरो है तो क्या इसका रेट आर बराबर के इंटू ए की पावर जीरो है? अच्छा इसे ना लिखूं तो भी चलेगा। अच्छा मैं कह दूं आर बराबर के तो चलेगा। अच्छा कौन सा रेट लॉ है? और आप पहले क्या लिखते? सिंपल रेट लॉ। उसमें आर बराबर के लिख दिया बस। लेकिन अब इसी को लिखना है डिफरेंशियल फॉर्म में। किस फॉर्म में?
एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये आर ओ डी है कि आर ओ ए है कि आर ओ आर? आर ओ। लेकिन आप सबको ऐसा मैंने सिखाया कि अगर आपको आर ओ आर लिखना है तो प्यारे बच्चों ऐसा भी लिख सकते हैं, आर ओ डी ए बाई वन बराबर आर ओ ए बी बाई वन। डन। रुकना रुकना रुकना, क्या सबका ध्यान बोर्ड पे है? ये जो आर ओ डी है क्या इसे लिख दो माइनस डी ए बाई डी टी? बोलो चलेगा? चलेगा। और डीबी बाई डी टी इसे मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? रुको जरा, ये पूरा का पूरा क्या है? आर ओ आर ओ ए, ये पूरा पूरा क्या है? आर ओ आर ओ डी, और ये भी है आर ओ आर। ये आर ओ आर है कि नहीं है? आर ओ आर का फुल फॉर्म रेट ऑफ, तो ये भी आर ओ आर, ये भी आर ओ आर, बराबर कह दो कि चलेगा? किसी भी रिएक्शन के रेट को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना यही कहलाएगा डिफरेंशियल रेट। नहीं समझे? ये तो बहुत सिंपल चीज है। अगर ये भी कठिन हो जाए कैसा लगे आपको? देखो पहले इसे, अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट ये है, जब भी आपसे कभी डिफरेंशियल रेट लॉ लिखा हो, आपसे कभी भी डिफरेंशियल रेट लॉ पूछे, तो आप इस केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री के हिसाब से हमेशा रिएक्टेंट के फॉर्म में ही बताइएगा, हमेशा रिएक्टेंट के फॉर्म में ही लिखिएगा। प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है न्यूमेरिकल के लिए, रिएक्टेंट के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है न्यूमेरिकल के लिए, लेकिन हमारा जो एनालिसिस होने वाला है वो केवल रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में होगा। इसीलिए जब मैं डिफरेंशियल रेट लॉ लिखा तो माइनस डी बाई डी टी बराबर के भी लिख सकता हूँ, डीवी बाई डी टी बराबर के भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने केवल क्या लिखना पसंद किया? माइनस डी बाई डी टी बराबर के। हमारा आगे का जो एनालिसिस है वो केवल रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में है, इसीलिए हम केवल रिएक्टेंट के रूप में लिख रहे हैं। चलेगा? मतलब आप इसे ऐसा समझो कि जब भी हम काइनेटिक्स पढ़ते हैं ना, तो केवल रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में नहीं पढ़ते। सारी बातें, सारे कंसेप्ट, सब कुछ, एवरीथिंग फॉर रिएक्टेंट। चलेगा? एक मिनट, इंट्रोडक्शन हो गया, DRLB चलेगा? सवाल एक साथ लास्ट में पूछूंगा वो खेला वाले नंबर पे, हाँ या ना? अभी बस इतना सीख लेना कि सर ने कहा था डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना यही कहलाता है डिफरेंशियल रेट लॉ। अगला नंबर IR लिखना जरा, इंटीग्रल रेट लॉ। जब ये फ्लो याद होता है ना, तो बाद में सारे ऑर्डर आप ऐसे उंगलियों पे याद कर सकते हैं। ठीक है? IRL मतलब इंटीग्रल रेट लॉ। अब एक सवाल आता है, सर यार हमने अभी डिफरेंशियल रेट लॉ लिखा, इंटीग्रल की आवश्यकता क्या है, क्यों कर रहे हो, मतलब चल क्या रहा है भाई साहब? ऐसे समझिए, आपने जब इंस्टेंटेनियस रेट पढ़ा था, तो इंस्टेंटेनियस रेट किसी इंस्टेंट पे होता था, राइट? और किसी इंस्टेंट पे आप जब रेट निकालते हो तो कैसे निकालते हो, आपको बताया बताया। आज हम किसी भी रिएक्शन को किसी इंस्टेंट पे नहीं पढ़ रहे हैं, हम उस पूरी रिएक्शन को स्टडी करना चाहते हैं। हम समझना चाहते हैं कितनी देर में रिएक्टेंट खत्म होगा, हम समझना चाहते हैं कितनी देर में आधा खत्म होगा, हम समझना चाहते हैं कितनी देर में इंटरवल एवरेज, समझ पा रहे हो क्या? ऐसा पढ़ा होगा ना, इन 10 मिनट एट, ऐसा कुछ सुना है क्या फिजिक्स में? इन बोले एट बोले ऐसा कुछ फिलहाल, तो वो कह रहा है कि इन मतलब आपको उस इंटरवल में पढ़ना है। तो जब इंटरवल पढ़ना है तो इंस्टेंटेनियस से काम तो नहीं चलेगा, आपको उस पूरे की पूरी ग्राफ को करना होगा, इंटीग्रेट है या ना। इसीलिए हमने क्या किया, आप कॉपी मत लिखना, कुछ बताना चाहता हूं ताकि हमारी कहानी शुरू हो जाए। अभी हम सबके सामने कैसे रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर। और वो रिएक्शन कैसी ऐसे बना भी, हाँ या ना? मेरा सारा एनालिसिस किसके रिस्पेक्ट में है? और रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्री याद रखना, तभी मैंने कहा था हमारा सिलेबस ये है, हमारा सारा डेरिवेशन केवल रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में हो रहा है, प्रोडक्ट से कुछ भी होने वाला, कीप दिस इन माइंड प्लीज। चलेगा? आओ जरा, अब अगर मैं इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखूं तो मैं रिएक्टेंट से भी लिख सकता हूं, मैं प्रोडक्ट से भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं केवल किससे लिखूंगा? रिएक्टेंट से, क्योंकि हमारा पूरा सिलेबस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में है, प्लीज दिमाग में रखिएगा। डन। इसीलिए मैंने कहा रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्री बंद रखना, प्रोडक्ट कुछ भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा? समझ जाओगे धीरे धीरे। अभी फिलहाल क्या इसको इंटीग्रेट कर लेगा बच्चा बच्चा? अब आपको इंटीग्रेट नहीं करना, मैं बस बताना चाहता हूं, कोई भी ऑर्डर आए डिफरेंशियल रेट लॉ लिखना, उसे थोड़ा सा रीअरेंज करना और उसे इंटीग्रेट करना। माइनस दिए, लिमिट लगाना, इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल। नहीं समझे? इंटीग्रेट तो कर लोगे ना? कर लोगे? करना नहीं है, 12वीं का पेपर नहीं है, सीधे मुद्दे पे आ रहा हूं, आ जाऊं? जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो, आप सबके सामने एक रिलेशन आएगा, ए नॉट माइनस ए टी
बराबर केटी। यहीं से हमारी कहानी शुरू होगी। लिख लीजिएगा IRL A नॉट माइनस AT बराबर केटी। अगर जीरो ऑर्डर का कोई भी सवाल आएगा तो हम सबके जहन में सबसे पहले ये पहला फॉर्मूला A नॉट माइनस AT बराबर केटी ही आएगा। लेकिन हम लोग न्यूमेरिकल करने के लिए से थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, अपनी थॉट प्रोसेस को बदलेंगे, सवालों के हिसाब से खुद को सोचेंगे समझेंगे। लेकिन ये फॉर्मूला पहले बच्चों को याद होना चाहिए, A नॉट माइनस AT बराबर KT। कई बार बच्चों को डाउट आता है AT माइनस A नॉट था कि A नॉट माइनस AT था, तो बड़ा माइनस छोटा, A नॉट बड़ा है KT। अच्छा, अपनी भाषा में A नॉट का मतलब लिया, AT का मतलब बचा। हर बच्चा A नॉट समझता है, हर बच्चा AT समझता है। के तो समझते हो ना, के बोले तो रेट कांस्टेंट, केवल तीन ही चीजों के बदलने से बदलता है। एक है रिएक्शन, एक है टेम्परेचर, एक है कैसे, चौथा कोई पैमाना, और ये है समय। चलेगा? एक सवाल पूछता हूँ पूरी क्लास से, सबने लिख लिया? ये है पहला पॉइंट। क्या प्यारे बच्चों, एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पूछ लूं क्या? ए नॉट का मतलब लिया हुआ, मान लो लिया हुआ 10 है, मान लो। एटी का मतलब मान लो बचा हुआ 8 है, मान लो। 10 माइनस 8 वो क्या है? लिया हुआ बचा हुआ। तो जो दो आया वो क्या है? खत्म हुआ। क्या है? और खत्म हुआ अपनी भाषा में क्या था? एक्स। यानी मैं सीधे कह दूं एक्स बराबर के टी, एक्स बराबर के टी। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? चाहे ऐसे सोचो चाहे ऐसे सोचो, ए माइनस एक्स, ए से ए कैंसिल होगा, हाँ या ना? नहीं समझ पाए? यहां लिखो, ए लिखो मन में, मन में माइनस ए माइनस एक्स लिखो। ए से कटा कि नहीं कटा? क्या बचा? एक्स। एक्स बराबर, कंसेप्ट नंबर 2, एक्स बराबर, ऐसे मत सोचो ऐसे समझो, एक्स का मतलब क्या है? खत्म। तो जब भी सोचना हो खत्म हुआ, जब भी सोचना हो तो मन में सोचना केटी। लेकिन याद रखना ये खत्म हुआ किसका है? रिएक्टेंट का कि प्रोडक्ट का? रिएक्टेंट का। नहीं समझे? आओ जरा प्यारे बच्चों, आप सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। आओ आओ, आगे क्या? एक बात बताओ, ये क्या लिखा है? के, है ना? ए नॉट माइनस बराबर, क्या बच्चा बच्चा है के निकाल लेगा? यहां से भी के निकाल लेगा। मैं कह दूं के बराबर एक्स बाई टी, चलेगा? अरे इसको फील करो ना, किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कितने समय में कितना खत्म हुआ, खत्म हुआ अपॉन समय, वही तो के है। नहीं समझे? ए सारी कहानी किसकी चल रही है? जीरो की। अगर कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, कैसा रिएक्शन? मैंने कहा 10 सेकंड में 20% खत्म हुआ, मान लो, तो के का फील क्या है? जितना खत्म हुआ उसमें जो समय लगा वही तो के है। और ये बदलने वाला, ये तीन ही चीजों के बदलने से एक है, एक है, एक है। क्या ये अपने आप में कांस्टेंट है? क्या ये अपने आप में कांस्टेंट है? ऐसा आपने पढ़ा होगा, x प्रोपोर्शनल टू y। हेलो, तो ऐसे कह दूं मैं x1 अपॉन x2 बराबर y1 बाई y2, बोलो चलेगा? अगर आप समझदार है तो क्या मुझे ऐसा रिलेशन यहां बता पाएंगे? कैसे बोलोगे? x1 बाई t1 बराबर x2 बाई t2, क्योंकि k बदलने वाला। ये समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे, झूठ बोल रहे हो। समझ गए क्या? रुकना जरा, ये क्या है? खत्म हुआ। ये क्या है? x1 खत्म होने में लगा समय, ऐसे सोचना है। ये क्या है? और ये क्या है? चलेगा? मतलब मैं ऐसे बोलूं 20% खत्म हुआ 10 सेकंड में, 20% खत्म हुआ, तो बताओ 45% कितने सेकंड में निकाल लोगे ना? और एक सवाल करते हैं, लिखो जरा, पहले से लिखो नेक्स्ट पॉइंट। कितने डब्बा हो गए? याद करते रहना बेटा। पहला डब्बा ए नॉट माइनस ए टी बराबर के टी, दूसरा डब्बा एक्स बराबर के टी, खत्म हुआ बराबर के टी, खत्म हुआ बराबर के टी, खत्म हुआ बराबर के टी। चलेगा? अगला फॉर्मूला x1 बाई t1 बराबर x2 बाई टी। चलो आओ एक सवाल के माध्यम से इस कंसेप्ट को करते हैं। एक सवाल लिखो बेटा, एक सवाल लिखो, बोलो। 20%, कौन सा ऑर्डर चल रहा है? तो बोला नहीं हो तो मान लेना, याद कहेंगे सर हम क्यों करें सवाल, आपने ऑर्डर बताया ही नहीं। लिख लो 20% ऑफ रिएक्टेंट, 20% ऑफ रिएक्टेंट reacts in
20% of reactant reacts in 25 seconds, reacts in 25 seconds, then calculate time, then calculate time in which 80% of reactant, in which 80% of reactant react, in which 80% of reactant react. वेरी वेरी सिंपल। आओ इसी को मैं कई तरीके से बताऊंगा। अभी पहला तरीका मुझे सबका ध्यान से बोर्ड पे, जीरो ऑर्डर आते ही मन में कुछ आए ना आए, x1 बाई t1 बराबर x2 बाई t2 चलेगा। एक मिनट, x1 मतलब कितना खत्म हुआ 20, कितना समय लगा 25, आया ना। इधर आओ, कितना खत्म हुआ 80, कितना समय लगा सर, वही तो पूछा है, बताओ लाला कितना समय आया, कितना आया। क्या इसे मैं 100 सेकंड कह दूं चलेगा। अब जो कुछ कहने वाला हूं पूरी क्लास का ध्यान चाहिए, देख लो पहले ये सबको समझ में आया कि नहीं आया। हमने ए नॉट माइनस एटी बराबर केटी कंसेप्ट का इस्तेमाल नहीं किया। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है मन में पहले फील कर लो, एक्स बराबर केटी मतलब एक्स वन अपॉन टी वन बराबर एक्स टू बाई टी टू, यस और नो। नाउ लिसन केयरफुली, सबका ध्यान, एक्स बराबर आओ ना, एक्स का मतलब, टी का मतलब, चलेगा चलेगा। समय लगा 10, एक्स कुछ, समय लगा 20, एक्स कुछ, समय बढ़ेगा तो एक्स पक्का, समय बढ़ेगा तो एक्स, ये कांस्टेंट है कि नहीं है। मतलब जितना गुना समय बढ़ेगा उतना गुना एक्स भी, जितना गुना समय बढ़ेगा उतना गुना एक्स भी। ये फील किया कि नहीं किए, जितना गुना नहीं, एक्स बढ़ता है कि समय बढ़ता है, समय से एक्स है कि एक्स से समय है, ठीक है पक्का ना, सोच लो। अरे हाँ या ना, जितना ज्यादा समय बढ़ेगा उतना ज्यादा एक्स भी बढ़ेगा। एंड बेस्ट पार्ट इज जितने गुना समय बढ़ेगा उतने गुना एक्स बढ़ेगा। यानी ये जो रिलेशन हुआ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं हुआ, और डायरेक्टली हुआ मतलब पावर वन, मतलब इसी को बोलते हैं लीनियर वेरिएशन। क्या बोलते हैं, दिमाग में एक चीज सेट कर लो, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्या बोला मैंने, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, तो इसमें जो, अच्छा रिएक्टेंट घटता है कि बढ़ता है, और प्रोडक्ट, मैंने कहा ए से बना बी, ए से बना टी बराबर जीरो पे ए, टी बराबर टी पे ए माइनस एक्स, ये होगा समय के साथ घटता, समय के साथ बढ़ता, घटने की रफ्तार बढ़ने की रफ्तार, याद आ रहा है। व्हाट इज द बेस्ट पार्ट, घटेगा लीनियरली बढ़ेगा लीनियरली, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, यहाँ सब कुछ होगा लीनियरली। और अगर लीनियरली घटाव है, अगर लीनियरली बढ़ाव है, इसका मतलब उसमें यूनिटरी मेथड लगाया जा सकता है। कौन सा मेथड, यूनिटरी समझते हो, एक एप्पल की कीमत है 5 रुपए, थोड़ा कठिन पूछ लो बेटा, एक एप्पल की कीमत है 5 रुपए, तो 10 एप्पल कीमत, आसान है ना, घबरा गया कठिन के नाम पे तो खैर। मतलब हम इस सवाल को ऐसे भी कर सुना, 20% खत्म हुआ, ए लीनियर वेरिएशन है कि नहीं है, कौन से ऑर्डर में, हर रिएक्शन में ऐसा हो कोई जरूरी, मगर जीरो ऑर्डर में ऐसा है तो है। 20%, 20 का 4 गुना, कंसंट्रेशन 4 गुना, तो समय भी 4 गुना, तो 25 का 4 गुना 100। नहीं समझे, चाहे ऐसे करो, चाहे ऐसे करो और चाहे ऐसे करो चलेगा। बस बस कॉपी में लिखो जल्दी से, ये पॉइंट लिखना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिखना, घटेगा लीनियर, ये घटता कौन है, आप तो लिख लो वरना मई में कहूंगी। रिएक्टेंट घटेगा लीनियरली और प्रोडक्ट बढ़ेगा लीनियरली। भाई साहब याद रखना ये जीरो ऑर्डर है, प्रोडक्ट बढ़ेगा लीनियरली, चलेगा। अब बच्चा मुझसे कहता है सर आज तो आपने बता दिया 20 का 4 गुना 80, 75 आया तब क्या करेंगे। कुछ नहीं, कभी भी सवाल आए आप तो सबसे पहले हमेशा 1% का निकालो, किसका निकालो, वो तो निकाल लोगे ना, कैसे अभी बताता हूं। पहले इसको लिखो, नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, रिएक्टेंट घटेगा लीनियरली, प्रोडक्ट बढ़ेगा लीनियरली। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है याद रखना, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो नब्ज है वो यहाँ है लीनियरली,
इसी से हम सारे कंसेप्ट को रिलेट करेंगे। ठीक, रिएक्टेंट घटेगा लीनियरली, प्रोडक्ट बढ़ेगा लीनियरली। अब हम एक ऐसे मेथड को बनाएं जो यूनिवर्सल हो। हमेशा इतना आसान सवालों को जरूरी नहीं है, तो मेथड हमारा ऐसा हो जो हमेशा चले। तो मेथड अपन ऐसे बनाते, बच्चों आ जाओ जरा बोर्ड पे आओ। पहला तरीका x1/t1 x2/t2, क्लियर है। दूसरा तरीका लीनियर वेरिएशन, क्लियर है। कंसंट्रेशन बढ़ा है 4 गुना तो समय भी होगा 4 गुना, 3 गुना 3 गुना 10 गुना 10 गुना, यही तो सिखाया। अब हमेशा ऐसा गुना निकालना आसान नहीं होता, तो अपन एक मेथड बना लेते हैं जो यूनिवर्सल हो, हमेशा चले। वो क्या, जरा सुनो 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 कैसे। 20% 25 सेकेंड, हेलो, तो 1% 25/20। नहीं समझे? कठिन से कठिन लीनियरली यूनिटरी तो अपने को आता है यार, और ऐसा चल रहा केवल जीरो ऑर्डर में, याद रखना चलेगा। तो 1% कितना हुआ, 25/20। कितना परसेंट बोला है, 80। तो कह देना 25/20 इंटू 80 कितना आया, चलेगा नहीं चलेगा? अब मान लो मैं कोई घटिया सा नंबर देता 63.5%, फिर आप कहते सर रेशियो नहीं निकल रहा है। कोई नहीं, हमेशा पहले 1% निकालो, चलेगा। लिख लो पहले, जरा इसे लिख दिया आपने लीनियरली, डन। आ जाओ, एक नई चीज आपको दिखाता हूँ। प्यारे बच्चों, कितने डब्बे याद हो गए, याद हुआ कि नहीं याद हुआ? पहला डब्बा a0 - at बराबर, शानदार। दूसरा x बराबर x1/t1 बराबर x2/t2। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर जीरो ऑर्डर, बढ़ेगा लीनियरली घटेगा लीनियरली। लीनियर बोले तो जीरो ऑर्डर, लीनियर बोले तो जीरो ऑर्डर। आइए जरा, क्या सबका ध्यान बोर्ड पे है? मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है, ए से बनना भी, मान लो रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है? हालांकि ऐसा हुआ तो नहीं है, पर एक बार AIPMT 2015 का सवाल है जब उन्होंने हमसे प्रोडक्ट पूछा था। प्रोडक्ट बहुत रेयरली पूछता है, क्यों? क्योंकि हमारा पूरा सिलेबस रिएक्टेंट में है। आज से कई साल पहले हम लोग बच्चों को पढ़ाते थे पॉपुलेशन ग्रोथ, बैक्टीरियल ग्रोथ, तो उसमें प्रोडक्ट देखना पड़ता था। लेकिन अब प्रोडक्ट का जमाना नहीं है, केवल क्या चलता है, रिएक्टेंट। नहीं समझे? जो कह रहा सुनेगा। तो 2015 का सवाल था, क्या था सुनिएगा। ये कंसंट्रेशन कितना, ए मान लो, ए में से चला गया एक्स, मान लो कितना बनेगा। ये जो एक्स है, आपको उसकी वैल्यू याद है क्या? एक्स बराबर, एक्स बराबर, बोलो कितनी? ये जो आपने x निकाला, x बराबर kt, वो रिएक्टेंट से निकाला कि प्रोडक्ट से निकाला? रिएक्टेंट से। तो x बराबर kt रिएक्टेंट का याद है कि प्रोडक्ट का? चलेगा, इसको सेट करना। x बराबर kt किसका याद है? तो अब जो मैं कह रहा हूं, लिसन केयरफुली, ठीक है? इमेजिन करो आज अगर रिएक्शन यहाँ पे ऐसी होती, a से बना 2b, मान लो b बराबर 0 पे। अरे थक गए आप लोग यार, यहाँ क्या लिखो, -x, यहाँ पे। अब बताओ जाएगा कितना, kt जाएगा कितना, किसको सेट करो, जाएगा x। ये तो हुआ सिंपल इक्विलिब्रियम मेथड, काइनेटिक्स पढ़ रहे हो। जाएगा कितना, kt, आएगा कितना, नहीं समझे? आपने जो x बराबर kt निकाला, वो रिएक्टेंट से निकाला, प्लीज उसे प्रोडक्ट से मत करना, तभी मैंने जान दी बोला खत्म हुआ है। क्या है वो? जाएगा kt, आएगा। अगर मान लो रिएक्शन होता a से बना 3b, मान लो जाएगा kt, आएगा। रिएक्शन होता a से बना nb, जाएगा, जाएगा, बोलो ना यार। तो प्रोडक्ट बनेगा, डन। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। जब वो हमसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पूछेगा, रिएक्शन लिख ले, ए से बना एन बी, लिख लेना कंसंट्रेशन ऑफ बी बराबर एन के टी, बशर्ते आपने एक्स बराबर माना है के टी। डन, चलो इंट्रोडक्शन हो गया। अब यहाँ पे अगर आपने मेरे तरीके सुना, आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा। कुछ बच्चे रट के बैठे होते हैं अपॉन एन, पता नहीं कैसे सुने होते हैं। आपको जैसे फील कराया, सुन रहे हो ना कहानी। एक्स बराबर खत्म हुआ, कैसे खत्म हुआ, कैसे बना, सारा फंडा क्लियर है। आपके अंदर से आने दिया, एक्स बराबर केटी था तो वहां 2 kT 3 kT है आया ना। अब यहाँ पे कैसा मॉडिफिकेशन होगा बताऊंगा। अभी सारी चीजें बिल्कुल अंदर से आ रही है क्या? इंट्रोडक्शन बोलो ना, DRLB IRLB। अगला नंबर, अगला नंबर सर हम कैसे बताएं सर? देखो ना कॉपी में, फॉर्मूला लिखिएगा, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बच्चों मैंने आपके सामने लिखा, सब लोग बोर्ड पे आओ।
मैंने आपके सामने लिखा टी हाफ, क्या लिखा? थोड़ा फील चाहिए मुझे आपका, इसको कैसे पढ़ते हो आप? वो समय बताओ जिसमें रिएक्टेंट आधा खत्म हो। ये हाफ एक्स है कि 80 है? जो टी के नीचे लिखूंगा वो है एक्स, जो टी के नीचे लिखूंगा वो है एक्स, और अगर आधा खत्म हुआ तो कितना बचा बता दोगे? क्या बात है, कल इसकी प्रैक्टिस हो गई थी। चलो तो हम लोग निकालने वाले हैं वो समय बताओ, हम लोग निकालने वाले हैं जब रिएक्टेंट आधा खत्म हो, मतलब रिएक्टेंट 50% खत्म हो। ए जीरो ऑर्डर पढ़ रहे, फर्स्ट ऑर्डर, तो फॉर्मूला लगा है फोर्स का कि मोमेंटम का? हमें पता है ए नॉट माइनस ए टी बराबर के टी, हाँ या ना? अरे बोलो ना। ए टी का मतलब कंफ्यूजन आएगा नहीं, और हाफ का मतलब कितना खत्म, कितना बचा? ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू बराबर के टी। सॉल्व कर लोगे? टी बराबर आ जाएगा, कितना आएगा? ए नॉट बाई टू के। ये कौन सा समय है? ये वो समय है जिसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रिएक्टेंट आधा खत्म। नहीं चलेगा, लिखना जाने, केवल डब्बा बनाना, केवल डब्बा, पूरा मत लिखना। टी हाफ और टी 50%, टी हाफ और टी 50%। यानी बच्चों कई दफा इसे हाफ लाइफ भी कहा जाता है। क्या कह रहे हैं? अपनी बात कर रहे हो क्या? टी हाफ इक्वल टू बेटा अभी मुझे बहुत लंबा जाना है यहाँ, कसम तो नहीं खा रही है मेरी है? आइए जरा, कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। टी हाफ इक्वल टू ए नॉट बाई टू टी, चलेगा? टू के, रुको जरा। अब हमारे सामने जो फॉर्मूला है किसका है? टी हाफ का, हाँ या ना? अगला बताऊंगा, आप सबका ध्यान चाहिए। इमेजिन करो यहाँ पे लिखा है टी थ्री बाई फोर, चलेगा? क्या लिखा है बताओ, खत्म हुआ कि बचा हुआ? शानदार, जो भी टी के नीचे लिखा वही खत्म हुआ। तो ये एक्स है कि एटी? अब दोनों सोचना आना चाहिए, मतलब जो भी टी के नीचे लिखा वही एक्स है, राइट? अरे हाँ या ना? कितना खत्म हुआ? 3/4। और परसेंट याद है क्या? 3/4 कितना परसेंट? एक बार पूछ लेता हूँ। एक बार बोलोगे तो भी सुनाई देगा। चलो 1/4, 7/8, ऐसे क्या आपने, ऐसे क्या किया? 87.5, ठीक है। चलो अगर मैंने कहा T3/4 यानी T 75%, हाँ या ना? अब इसको निकालते हैं प्लीज। कौन सा ऑर्डर चल रहा है? जीरो। आपका ध्यान चाहिए प्लीज, आ जाओ सब लोग बोर्ड पे, सुन रहे हो क्या? एक बार ए नॉट माइनस ए टी बराबर के टी। हम सोचते कैसे हैं सर, 3/4 खत्म हुआ यानी 1/4 बच गया, और इस फॉर्मूले में हमेशा लिखा है बचा हुआ, और यहाँ हमेशा होता है खत्म हुआ। इसको अच्छे समझना, कठिन कठिन सवाल में नहीं फंसोगे, इस इंटरप्रिटेशन को समझ लो। जो टी के नीचे लिखा वो है खत्म हुआ, और फॉर्मूले में आया बचा हुआ। तो लिख देता हूं मैं ए नॉट माइनस 3/4 खत्म हुआ तो 1/4 बच गया। यहां से मेरे पास समय आएगा कि नहीं आएगा? जब मैं समय निकालूंगा ये आएगा 3/4 इंटू ए नॉट बाई के, हाँ या ना? एक बच्चा मेरी बातों को ध्यान से सुन रहा था, इस बार उसने सर नहीं बोला, इस बार उसने क्या बोला यार? जब इन्होंने हाफ पूछा, जब इन्होंने हाफ पूछा तो हाफ इंटू ए नॉट बाई के, और जब इन्होंने 3/4 पूछा तो 3/4 इंटू ए नॉट बाई के। अब पूछो, अब उसने क्या बोला? सर अब पूछो। मैंने उससे पूछा T7/8, T15/16, टी फलाना। यानी आप सीख गए, अगर आपसे पूछा जाए टी कुछ भी तो आप क्या कहोगे? कुछ भी इंटू ए नॉट बाई के। समझे कि नहीं समझे? लिखना जरा नेक्स्ट पॉइंट, T3/4, केवल डब्बा बना लो। T3/4 तो कितना आया? केवल डब्बा 3/4, केवल डब्बा, पूरी की आवश्यकता नहीं है आपको। 3/4 इंटू ए नॉट बाई के, डन। नेक्स्ट पॉइंट में हम सबके सामने एक फॉर्मूला लिखा है, टी एनी बराबर एनी इंटू ए नॉट बाई के। एनी बोले तो कुछ भी, टी कुछ भी बराबर कुछ भी, मैं रिफ्रेश कर रहा हूं बेटा, कुछ भी इंटू ए नॉट बाई के। आसान है क्या?
आसान का है, अभी चेक करता हूं। बेटा टी हाफ का फॉर्मूला बताओ। इसे बोलते हैं, आपके जहन में जो है वही कह रहे हो। मैंने, अगर आपने ये याद करते, पता क्या बोलते हैं, हाफ इंटू ए नॉट बाई के, लेकिन आपने क्या बोला, ए नॉट बाई टू के। मतलब जो पहले याद है आपके दिमाग में सेट हो गया, वो आप उसे बदलना नहीं चाह रहे। नहीं, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा सीखने के लिए। अब दिमाग में से सेट करो, टी कुछ भी बराबर कुछ भी इंटू ए नॉट बाई के। अगर मैंने आपसे टी हाफ पूछा तो आप पता क्या कहते हैं, हाफ इंटू ए नॉट बाई डन। यानी मैं पूछू टी वन बाई एट, टी टू बाई थ्री, ये जीरो ऑर्डर है, याद रखना। ऐसा जीरो ऑर्डर में हो रहा है, याद रखना, चलेगा। और अगर आप समझदार हैं तो बताओ प्यारे बच्चों, अगर आप समझदार हैं, मैं आपसे पूछता टी 100%, क्या पूछता, बता दोगे क्या? एक जादू दिखाता हूँ। ए 100% यानी पहले इसका मतलब बताओ, वो समय बताओ जब रिएक्टेंट सारा खत्म हुआ। रिएक्टेंट सारा, अच्छा रिएक्टेंट खत्म हो गया तो रिएक्शन खत्म हो गई, बोलो ना। वो समय बताओ जब रिएक्टेंट सारा, टी 100%, तो अपना रूल क्या है, टी कुछ भी बराबर कुछ भी इंटू ए नॉट बाई के, बोलो ना। क्या 100% वन माना जाएगा, वन इंटू ए नॉट बाई के, हाँ या ना? यानी सुनो, कितनी देर में आधा खत्म हो रहा था, ए नॉट बाई, ध्यान से देख रहे हो ना। अगर आपने सोचा आपको आ रहा तो वो नहीं आएगा, बताने वाला हूं, सुनिएगा। टी हाफ बराबर ए नॉट बाई डन। जरा इसको टू से मल्टीप्लाई करो, किसको टू से मल्टीप्लाई किया, टी हाफ को किया। मतलब शायद आप ये करना चाहते हो, देखो देखो जरा, टी हाफ को टू से मल्टीप्लाई किया, करो जरा। क्या टू से टू कैंसिल हुआ, टू से टू यहां कैंसिल हुआ, कि टू से टू यहां कैंसिल हुआ? अरे यहां अभी तो कैंसिल हो ही रहा है। यानी नंबर को फ्रैक्शन से गुणा कर रहे, सुनो सुनो सुनो, टी हाफ इंटू टू मल्टीप्लाई किया, क्या करो ना। तो टू से टू कटा कि नहीं कटा? यहाँ लिख के बताऊं क्या बेटा, हाफ इंटू टू, देखो टू से टू कट गया, कितना आया, वन। यानी यानी ये हुआ टी वन, हाँ या ना? यानी हुआ टी 100%, हाँ या ना? यानी कि यहां से एक निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि जितनी देर में कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन आधी खत्म होती है, उसके दुगने समय में खत्म हो जाती है। जितनी देर में, उसके दुगने समय में होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि लीनियर वेरिएशन है। 50% खत्म हुआ 50 सेकंड में, तो 1% 1 सेकंड में, तो 100% 100 सेकंड में। व्हाट इज द बेस्ट पार्ट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन खत्म तो होती है कम से कम, मगर यूं ही कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर नहीं होती। नहीं समझे? मगर होती है तो खत्म तो होती है। एंड व्हाट इज द बेस्ट पार्ट, जितनी देर में आधी खत्म होती है, उसके दुगने समय में खत्म हो जाती है। आप लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, लिखते चलना। अब ये जो मैंने फ्रैक्शन इनटू नंबर बताया, बताता, लिख लिया होगा सबने सारी बातों के एक बाद। हमने इंट्रोडक्शन कर लिया, DRLB IRLB, अभी क्या चल रहा है, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया ना। और फॉर्मूला में अपने पास आया टी हाफ, टी कुछ भी बराबर कुछ भी इंटू ए नॉट बाई के, चलेगा। एक बड़ा प्यारा निष्कर्ष निकल के आया कि जीरो ऑर्डर में वेरिएशन लीनियर है, घटेगा भी लीनियर, बढ़ेगा भी लीनियर, चलेगा। अभी सिखाता हूं, कुछ सिखाने वाला हूं, नीचे एक लाइन लिख लेना, जितने समय में जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मैसेज वाली इंग्लिश में लिख लें, जितने समय में जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जितने समय में जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ कंप्लीट होती है, जितने समय में जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ कंप्लीट होती है, उसके दुगुने समय में, जो भी आप कंफर्टेबल हो डबल टाइम बोलने में, दुगने समय में, वो लिख लें, जो दिमाग में जल्दी स्ट्राइक करे। उसके दुगने समय में, उसके दुगने, ये एक नॉर्मल साइकोलॉजी में बेस्ड है। कुछ लोगों को चीजें कुछ हिंदी में ज्यादा याद होती हैं, और कुछ लोगों को इंग्लिश, वो बचपन की एजुकेशन डिसाइड होता है। जैसे अगर किसी को मोबाइल नंबर याद करने की साइकोलॉजी देखो, तो या तो वो हिंदी में याद करते हैं, या तो डबल डबल के डबलेट में, या तो ट्रिपलेट में। वो एक माइंड की साइकोलॉजी है, समझना। आप इसको पहचानो अपने आप को। इन द सेम वे, जैसे आपने अभी मैंने बोला ना दुगुना लिखे, अगर आपने दुगना लिखा, जब बाद में नोट्स पलटोगे, वो ज्यादा स्ट्राइक करेगा अगर वो आपको जल्दी याद होता है।
कुछ बच्चों को डबल ज्यादा फील आता है, तो वहां डबल लिखो, वो जल्दी स्ट्राइक करेगा। समझ पा रहे हैं क्या? दुगने समय में खत्म हो जाता है, दुगने समय में खत्म हो जाता है। आइए जरा एक सिंपल सी बात मैंने आपको बताई कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन खत्म होती है, एंड द बेस्ट पार्ट इज जितनी देर में आधी खत्म होती है उसके दुगने समय में खत्म हो जाती है। डन। एक मिनट, अपने सीक्वेंस में आओ जरा। इंट्रोडक्शन हो गया, DRLB, IRLB, फॉर्मूला भी, अगला नंबर टॉप में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट ग्राफ। ग्राफ का एक नियम होता है, ग्राफ का एक नियम, सबसे पहले एक्सिस को देखना, फिर हमें फॉर्मूला याद करना, उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना। ये 3 स्टेप का ही ग्राफ बनाने का नियम होता है। या तो वो स्ट्रेट लाइन होगा, या तो वो स्ट्रेट, सुन रहे हो कि होता है बोल रहे हो बस। या तो वो स्ट्रेट लाइन होगा, या तो वो एक्सपोनेंशियल होगा, या तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। इसके अलावा हमारी केमिस्ट्री में कोई चौथा ग्राफ नहीं होता है। बोल ही नहीं रहे हो आप यार कुछ भी। आइए जरा, आओ इस पूरी कहानी को समझते हैं। सब लोग बोर्ड पे आइए। आगे कोई भी ग्राफ आए, मैं सॉल्यूशन चैप्टर से कह रहा हूं, यही मैंने इलेक्ट्रो में भी कहा था, यही मैं आगे कहूंगा। कोई भी ग्राफ आए, सबसे पहले एक्सिस को देखो, और एक्सिस को देख के उस फॉर्मूले को याद करने की कोशिश करो। अगर पढ़ा होगा तो याद आएगा। रेट वर्स, सही तो कह रहा हूं, पढ़ा होगा तो याद आएगा। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, मतलब अपने, अच्छा कौन सा ऑर्डर चल रहा है? जीरो। जीरो ऑर्डर में अभी कोई भी कॉपी में ग्राफ नहीं बनाएगा प्लीज, आखिरी पॉइंट तक मुझे कुछ सिखाना है, आखिरी वाले ग्राफ, लेकिन पहले फ्लो बताना है। ठीक, आ जाओ सब लोग। अब हमने एक्सिस देखा, तो एक्सिस क्या है? रेट और कंसंट्रेशन का। तो हमने सबसे पहले फॉर्मूला याद किया। अब जीरो ऑर्डर में रेट और कंसंट्रेशन का एक ही फॉर्मूला आपको याद आएगा, R बराबर के इंटू ए की पावर जीरो। हाँ या ना? हाँ या ना? अब सुनना, जो कंसंट्रेशन है ये बेसिकली होता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो कभी मैं यहाँ पे AT लिख दूं चलेगा। सर आपको कैसे पता रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है किसका है? अगर आप यहाँ पे ए नॉट लिख दो तो भी रफ्तार बदलने वाली, समय के साथ ए नॉट बदलता है कि समय के साथ एटी बदलता है? ए नॉट तो इनिशियल कंसंट्रेशन यानी लिया हुआ है, वो फिक्स होगा, वो बदलने वाला। ए नॉट बदला तो आप बेसिकली पूरे सिचुएशन बदल रहे हो, लेकिन फॉर अ गिवन ए नॉट समय के साथ एटी बदलता है ना यार। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे एटी घट रहा है। हाँ या ना? इसीलिए अक्सर हम यहाँ पे वो चीज लिखते हैं जो वेरिएबल होता है, जो बदलता है। ये एक्स एक्सिस है ना, बदल रहा है ना। बोलो। अब जरा सुनिएगा मेरी बात को। फिलहाल रेट लिखा, वहां एटी लिखा, यहाँ हम एटी भी लिख सकते हैं, यहाँ हम ए माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। तो मैं कोई एक एक्सिस बता रहा हूँ, बताना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी आ जाए सेम कंसेप्ट होगा। जहां रेट है पूरी क्लास, क्या मैं यहाँ पे माइनस डी बाई डी टी लिख सकता हूँ? बोलो। और अगर मैंने ऐसा लिखा तो क्या होगा? सबसे पहले एक्सिस को देखा, फिर फॉर्मूला याद किया, उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया। ये है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। यानी ये हो गया कि y बराबर कांस्टेंट, हाँ या ना? और अगर y बराबर कांस्टेंट है यानी जो ग्राफ होगा वो कांस्टेंट होगा, मगर क्या कांस्टेंट है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, वो कुछ ऐसा बनेगा, हाँ या ना? यानी आप कंसंट्रेशन बदलते जाओ लेकिन रफ्तार बदलने वाला नहीं है। ये कौन सी रिएक्शन है? जीरो है यार। दुनिया में ऐसी भी रिएक्शन होती है, प्लीज प्लीज सुनिएगा। पॉलियन थ्योरी में यहाँ पे एक बड़ा प्यारा पॉइंट आएगा, और इस पे एक सवाल भी बना था। अगर कोई रिएक्शन दुनिया में ऐसी है जिसकी रफ्तार कंसंट्रेशन बदल ही नहीं रही, मतलब सरकारी गाड़ी जैसी है, मतलब कितनी भी सवारी बैठी, कितनी भी आई, कितनी भी गई, रफ्तार वही चल रही है। यही तो जीरो ऑर्डर की पहचान है। इससे क्या होने वाला अभी आता हूं, लेकिन अभी फिलहाल ग्राफ का एक नियम है, सबसे पहले एक्सिस को देखो, फॉर्मूला याद करो, उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो। हमारी केमिस्ट्री में 3 ही ग्राफ है, या तो स्ट्रेट लाइन है, या तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, या तो एक्सपोनेंशियल है। चौथा ग्राफ आपको सोचना ही नहीं है। समझ पाए? कब आएगा वो भी बताता हूँ धीरे धीरे जब हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल अभी क्या सबको क्लियर है? आओ चलते अगले ग्राफ में। सबसे पहले एक्सिस को देखना, फिर फॉर्मूला याद करना। क्या टी हाफ का फॉर्मूला याद आया? बोलो क्या था फॉर्मूला? हाफ इंटू ए नॉट बाई के, हाँ या ना? ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स, ये है पूरा का पूरा। क्या वाई बराबर एम एक्स प्लस जीरो होगा? क्या ये ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन होगा? क्या ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा? ऐसे बना दो चलेगा? कैसे बनाओ बेटा? ऐसे बना दो चलेगा? यानी कंसंट्रेशन बढ़ता तो टी हाफ भी बढ़ता,
इसका फील चाहिए मुझे आप सबका भी, यार दूंगा, पूरी क्लास गलत करती है, आगे चल के लास्ट में दूंगा जब सवाल शुरू हो जाएंगे। कंसंट्रेशन बढ़ता, टी हाफ भी बढ़ता, कंसंट्रेशन इतना तो टी हाफ इतना, कंसंट्रेशन इतना तो टी हाफ इतना। कुछ समझ पा रहे हो क्या? अभी समझना। मान लो कंसंट्रेशन दूरी है, मान लो यहां से लेके इस यहां से लेके यहां तक की दूरी कुछ है, मान लो कंसंट्रेशन मान लो। अब गाड़ी की रफ्तार बदलने वाली, गाड़ी की रफ्तार बदलने वाली किसे मान लो प्यारे बच्चों 10 मीटर है, मानो कितना मीटर है मान लिया, और गाड़ी की रफ्तार है 1 मीटर पर सेकंड मान लो, बहुत ज्यादा है फिर मान लो, ठीक है 1 मीटर पर सेकंड मानो ना, मान लिया। अब गाड़ी 1 मीटर पर सेकंड से चल रही, तो आधी दूरी तय करने में कितना समय लगा? 5 सेकंड। डन। अब ये गाड़ी सरकारी है मान लिया। अब 10 मीटर में आधा डिस्टेंस 5 सेकंड। हेलो, अब चलते हैं, अब डिस्टेंस ले लो 20 मीटर ले लो। गाड़ी की रफ्तार बदले कि ना बदले? कौन सी गाड़ी की रफ्तार नहीं बदलती? और वो कौन सी गाड़ी हुई? जीरो ऑर्डर। दूरी बदलेगी मगर रफ्तार बदलने वाली, कंसंट्रेशन बदलेगा मगर रफ्तार बदलने वाला। हेलो, अब कितनी दूरी हो गई? 20 मीटर। अब बताओ आधी दूरी कितनी होगी? 10। तो 10 मीटर तय करने में कितना समय लगा? एक सवाल पूछूं, क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या फील आएगा तो ही बता पाओगे? मैं आपसे कह रहा हूं, असर से सवाल बनाऊंगा। क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कंसंट्रेशन के बदलने से टी हाफ बदलता है? क्या सरकारी गाड़ी में दूरी के बदलने से आधा दूरी तय करने का समय बदलता है? फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों रिलेट नहीं कर पा रहे हो आप। कंसंट्रेशन का मतलब दूरी, जीरो ऑर्डर का मतलब सरकारी गाड़ी। बोलो ना, दूरी बदला, कंसंट्रेशन बदला, तो आधी दूरी तय करने का समय बदला, आप टाइम बदला। सवाल आता है एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ कंसंट्रेशन के बदलने से बदलता नहीं बदलता? अगला सवाल आता है क्यों बदलता है? जानते हो बच्चा क्या कहता है? सर क्योंकि फॉर्मूले में आता है। सवाल समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे, फिर समझाता हूं। क्या एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ ए नॉट के बदलने से बदलता है? सवाल आता है रीजन है, ए आर बड़ा फेमस है, रुको ना। रीजन तो बच्चा कहता है रीजन तो होगा क्योंकि फॉर्मूले में आता है। मतलब उससे पूछा जाए कि बेटा फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन क्यों होता है? क्योंकि फॉर्मूले में आता है। उसे लगता है फॉर्मूला ही तो कंसेप्ट है। अरे कंसेप्ट से फॉर्मूले बनते हैं, फॉर्मूले से थ्योरी नहीं बनती। अरे हाँ या ना? अब अगर आपने फील किया तो मुझे रीजन दे दोगे आप? रुको जरा, क्या कंसंट्रेशन के बदलने से टी हाफ बदलता है? क्यों बदलता है? रीजन दे दो। क्योंकि रेट कांस्टेंट नहीं, रफ्तार नहीं बदलती। रेट कांस्टेंट किसी का नहीं बदलता, लेकिन दुनिया में कुछ रिएक्शन है जिनका रेट बदल जाएगा। अभी फील कराता हूं, थोड़ा थोड़ा दिमाग में है, जब लिखाऊंगा समझ में आ जाएगा। पहले ग्राफ सबको समझ में आ गया? अभी लिखने कार्यक्रम शुरू करते हैं। आ जाओ अगला ग्राफ। रुक जाना, अभी लिखवाऊंगा, निश्चित रहना। जो मैंने बोला उससे लिखवाऊंगा, थोड़ा सुनते चलना। अगला ग्राफ कितने बच्चे बना लेंगे? एक्स बराबर, रुको जरा, एक्स बराबर कितनों को याद आया? फॉर्मूला याद आ गया? नहीं याद आया? चलेगा। एक्स खत्म हुआ है कि बना हुआ? एक्स है, और अगर प्रोडक्ट का कोफिशिएंट 1 है तो वही है बना हुआ। चलेगा। सबसे पहले एक्सिस को देखना, फिर हमें फॉर्मूला याद करना। ये वाई एक्सिस हुआ, एक्स एक्सिस हुआ, ये स्लोप हुआ, वाई बराबर एम एक्स प्लस 0 हुआ कि नहीं हुआ? बोलो ग्राफ कैसा? शानदार। ऐसा होगा नहीं होगा? इसका मतलब क्या है? समय बढ़ता, खत्म हुआ भी बढ़ता, लीनियर एक्सपोनेंशियल, लीनियर। ये जीरो ऑर्डर है, इसकी पहचान है लीनियर। हेलो, और अगर ये प्रोडक्ट है तो समय बढ़ता तो ज्यादा बनता जाएगा। डिपेंड कर रहा आप देख किसे रहे। चलेगा। अगला ग्राफ आप सबके समझ है। अरे था तो सही, कहां गया? आइए जरा, एटी वर्सेस टी, क्या सबका ध्यान बोर्ड पे है? एटी बोले तो आधे करे, बस हमारा हो गया आज का, थक गए। एटी वर्सेस बचा 5 मिनट और बेटा, 5 मिनट और तो छुट्टी हो जाएगी। आओ जरा, एटी वर्सेस टी, हाँ या ना? सबसे पहले एक्सिस को देखना, फिर फॉर्मूला याद करना। याद है फॉर्मूला? कौन सा? ए नॉट माइनस ए टी बराबर के टी। चलेगा।
अब अपनी आदत है वाई को इधर देखने की, तो वाई को बचा के रखते हैं, बाकी सब उधर भेज देते हैं। हाँ या ना? बचाओ 80 इधर, बचाओ 80 बराबर। चलेगा? एक नॉइस पोल्यूशन क्यों करते हो आप लोग? एक स्वर में बोला करो ना यार। आइए जरा, आप सबका ध्यान चाहिए बोर्ड पे। रुको रुको, सबसे पहले एक्सेस को देखना होता है, फिर हमें फॉर्मूला याद करना होता है, उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना होता है, ग्राफ बनाने का मात्र ही 3 स्टेप का नियम होता है, दुनिया का सारा ग्राफ इसी से बन जाता है। ये ग्राफ पॉजिटिव स्लोप के नेगेटिव स्लोप कहां से शुरू होगा? अरे सी ये हुआ ना। अब बताओ स्लोप कैसा है? ग्राफ गिरता हुआ कि उड़ता हुआ? ऐसे बना दो चले। तो किधर जा रहे हो सर? जा किधर रहे हो आप? इधर जाना पड़ेगा, हाँ या ना? इतना तो सबको याद है। रुको जरा, आप सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। मुझे बताओ ये ग्राफ क्या कभी इसको इंटरसेक्ट करेगा? कितने कह रहे नहीं करेगा? करेगा? ऐसा लग तो रहा है करेगा सर, है ना? कहाँ नहीं करता? यही सुनना था बस मुझे। फर्स्ट ऑर्डर में नहीं करता ना, आऊंगा फिर वहां भी आऊंगा। फिलहाल इसको फील करो। बोले सर इतना तो हमें भी रटा है सर, वहां नहीं छूता यहाँ तो छू लेता है ना, मैं अच्छे से रटा है। आओ, ये जो पॉइंट है इसको फील करो। फील करो, कहीं फंसोगे नहीं। ग्राफ को पढ़ो, ये क्या कहना चाहता है? ये वो समय है, ये सुनो 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 बेटा, ये ये वो समय है जब 80 कितना होगा? 0। एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन में 80 जीरो का मतलब हुआ 80 जीरो मतलब सब खत्म हो गया, कुछ भी बचा नहीं। क्या एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कुछ भी नहीं बचता? क्या ऐसा कोई समय है जब सारा खत्म हो जाए? अरे वही तो T100% है। यानी ये जो समय है यही है T100%, यही है A0/K, यही है 2T। हाँ बस बस, गिरा दो जल्दी। हाथों को समझ में नहीं आया भाई साहब, बजा क्यों रहता ताली है? जल्दी से जल्दी बना ले जल्दी। वो जो पॉइंट बता रहा था ना रेट वाला, उसको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। अब ये ग्राफ सबको आ गया? तो वो चाहे तो मैं सवाल लिखवा के छोड़ देता हूँ, समझाता हूँ। देख लिया? बेटा लाइन हाथ से खींचिए, स्केल से भी जरूरत नहीं है, मई में बराबर समझ में आएगा। तिरछी लाइन हो तो वहां लिख दो, मान लो सीधी है। जल्दी लिखिए जल्दी। आगे आगे आगे। ऑनलाइन वालों सो गए क्या? ऑनलाइन वाले कभी कभी रिप्लाई करते हैं, कभी कभी गायब हो जाते हैं। चलिए, बच्चों आप लोग पढ़ाई करते हैं घर में? ऑनलाइन वालों, आज आप भी बोल रहे हो, क्या बात है। लिखिए जरा, बस 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 जल्दी। तो ग्राफ एक भी रटना नहीं, ग्राफ मैं आपको रटने दूंगा भी नहीं, बस ग्राफ का लॉजिक याद रखना। थोड़ा ग्राफ पढ़ो, थोड़ा उस वैल्यूज को फील करो, है ना? धीरे धीरे जब हम बाकी और चैप्टर्स में आएंगे समझते जाएंगे। इसी कंसेप्ट से ग्राफ को हम सोचते हैं। एक्स वर्सेस टी, ये उस बात को भी जस्टिफाई करता है जो मैं कुछ देर पहले कह रहा था कि लीनियर वेरिएशन होता है। उसे मैंने जब पॉइंट लिखा दिया, यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप इसे फील करोगे। जैसे समय बदल रहा वैसे वैसे रिएक्टेंट ज्यादा घट रहा, और अगर प्रोडक्ट है तो ज्यादा बढ़ रहा। चलेगा बच्चों? अगला जो सवाल है, या कर दूं? अगला ए नॉट वर्सेज एटी हो, इसे आप अगर समझना चाहे समझे। जैसे जैसे समय बीत रहा वैसे वैसे एटी घट रहा, और एटी घट रहा, मगर कैसे घट रहा? लीनियरली। और वही बार बार मैं कह रहा हूं, लीनियर वेरिएशन ये जीरो ऑर्डर की पहचान है।
ऐसे ही एक पहचान फर्स्ट ऑर्डर की आएगी, क्या आएगी बताऊंगा, लेकिन ये जीरो ऑर्डर की पहचान है लीनियर वेरिएशन। चीजें लीनियरली घटती हैं, चीजें लीनियरली बढ़ती हैं। हाँ ये बात अलग है कि हम हमेशा रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में देखते हैं। बच्चों कैसी बातें कर रहे हैं, आपसे हम बार बार कहते रहते हैं ऑनलाइन वालों ऑनलाइन वालों। अब आप लोग दिखते हैं, कुछ बच्चे कह रहे सर आप हमें देखते ही नहीं है। नहीं बच्चों, आपके आपके डाउट भी सारे डिस्कस किए जाते हैं। आप लोग बस सुनते रहा करो, वैसे भी बोलने का तो नियम होते नहीं क्लास में, ये भी नहीं बोल पाते, बोलने का नियम है ही नहीं। आप सुनते लिख लिया होगा सामने नीचे ये लिख लेना पॉइंट टी 100% ए नॉट बाई के 2 टी हाफ चलेगा। अच्छा, इंट्रोडक्शन हो गया, DRL भी हो गया, IRL भी हो गया, फॉर्मूला भी हो गया, ग्राफ भी हो गया, एज पर रूटीन अगला नंबर खेला सवाल है ना, चलेगा। तो सवाल करें नेक्स्ट क्लास में। कुछ बच्चे कह रहे थे सर थोड़ा पहले छोड़ दो, हाँ वो स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा था ना उसको लिखवाऊंगा, डोंट वरी, दैट्स द पार्ट ऑफ असर्शन रीजन। एक आपको वो सरकारी गाड़ी फील करवा रहा था ना, उसे नेक्स्ट क्लास में फील कराऊंगा, डोंट वरी, चलेगा, मेरी जिम्मेदारी है। अभी उसको, अभी आपने सुना होगा ना वो गाड़ी वाला, उसको भी भूल जाओ, उसको मैं लिखवाऊंगा, ठीक। हम